नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश और इसी के साथ योगी सरकार की तैयारियों की खोल दी पोल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना से हाहाकार, संजय राउत ने की विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग, कहा स्थिति युद्ध जैसी, न बेड न ऑक्सीजन और न ही कोई टीकाकरण। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हर्षवर्धन पर कांग्रेस का पलटवार, विफल स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाया ओछापन, माफी मांगे। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मुश्किल के वक्त में मोदी सरकार जिम्मेदारियों से बचकर भाग रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अप्रैल तक 5 कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट के इस आदेश को मानने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है। योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए थे। कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होगा। इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलेंगे। मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक है। कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिए थे। कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जारी आदेश के तहत प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आर्थिक संस्थानों, मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्रियल और वैज्ञानिक संस्थानों और जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। सभी शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सभी ग्रोसरी शॉप और अन्य कमर्शियल दुकानें जिन पर 3 से अधिक लोग काम करते हैं वो बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने के सामान वाले ठेले भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। प्रदेश के सभी शिक्षण और अन्य संस्थान भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। यह आदेश टीचर, इंस्ट्रक्टर और अन्य स्टाफ के लिए भी लागू है। किसी भी सामाजिक फंक्शन और आयोजन को 26 अप्रैल तक अनुमति नहीं है। जो शादियां पहले से तय हैं उन्हें संबंधित जिले के जिलाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। यहाँ केवल 25 लोगों के ही आने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। 26 अप्रैल तक सब्जी, फल, दूध वाले और ब्रेड बेचने वालों को 11 बजे सुबह के बाद सड़कों पर नहीं रहना है। कंटेनमेंट जोन्स के बारे में हर रोज शहर के 2 बड़े हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में जानकारी दी जाएगी। यह अखबार ऐसे होंगे जो इन 5 शहरों में ज्यादा पढ़े जाते हैं। सड़कों पर गैर जरूरी काम के लिए आना जाना बिल्कुल बंद रहेगा। मेडिकल हेल्प और इमरजेंसी के मामले में छूट रहेगी। इन आदेशों के अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में तेजी लाने की भी बात कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से हाहाकार, संजय राउत ने की विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग, कहा स्थिति युद्ध जैसी, न बेड न ऑक्सीजन न टीकाकरण। जी हां दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस सत्र में कोविड-19 की स्थिति पर कम से कम 2 दिनों की चर्चा की जाए। संजय राउत ने सोमवार को कहा, मैं संसद के विशेष सत्र की मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल देश के प्रमुख नेताओं से मेरी चर्चा हो रही थी और सबकी मांग थी कि उनके राज्य में भी गंभीर स्थिति है। ऐसे मामले में अगर सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो हर राज्य की स्थिति के बारे में वहां खुलकर चर्चा होगी। इससे पहले राज्यसभा सदस्य राउत ने रविवार को ट्वीट किया था, यह एक अभूतपूर्व और लगभग युद्ध जैसी स्थिति है। हर जगह भ्रम और तनाव है, न बेड, न ऑक्सीजन और न ही टीकाकरण। कुल मिलाकर कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति की चर्चा के लिए कम से कम 2 दिनों के लिए संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राउत ने बिना कोई नाम लिए दावा किया कि कुछ राज्यों ने वास्तविक रूप से कोविड-19 मामलों की संख्या छिपाई है। उन्होंने आगे कहा कि संख्या छिपाने का कार्य अब कुछ राज्यों में बंद हो गया है, जो अब कुछ राज्यों में अंतिम संस्कार के रूप में देखा जा सकता है। सांसद संजय राउत ने दावा किया, यदि कोरोना के मामले बढ़ते रहे, आंकड़े छिपाए जाते रहे और सरकार वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाई तो अराजकता फैल जाएगी। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने ट्वीट करते हुए कहा, संजय राउत जी, आपने महाराष्ट्र की स्थिति का सटीक व्याख्या की है, इसलिए स्थिति पर चर्चा के लिए पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर्षवर्धन पर कांग्रेस का पलटवार, विफल स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाया ओछापन, माफी मांगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने
कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधे जाने पर पलटवार किया। कांग्रेस ने हर्षवर्धन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विफल मंत्री ने राजनीतिक उच्चेपन और उदासीनता का परिचय दिया है। पार्टी ने यह भी कहा कि हर्षवर्धन को इस राजनीतिक अपरिपक्वता के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के साथ डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था तो उसका जवाब हर्षवर्धन द्वारा दिए जाने का कोई मतलब नहीं है। इस पत्र में हर्षवर्धन ने सिर्फ दोषारोपण किया है। यह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता, उच्चेपन और उदासीनता को दिखाता है। सुप्रिया ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि ऑक्सीजन की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह का बयान दिया है वह बहुत असंवेदनशील है। यह हाल है इस सरकार का। चौहान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ने का प्रयास होना चाहिए। चौहान ने कहा कि एक विफल मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को बहुत अशोभनीय जवाब दिया है। इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि मनमोहन सिंह पर पलटवार करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को आरोप लगाया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए कांग्रेस शासित राज्य जिम्मेदार है, जो कथित रूप से लोगों के टीकाकरण के बजाय टीकों पर संदेह जताने में व्यस्त थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनाव आयोग से अनुरोध, 1 या 2 दिन में पूरे कराए बाकी चरण का मतदान। जी हां दोस्तों, बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को एक बार फिर निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि वह राज्य में पूर्ववत कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न कराने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। ममता ने जोर देते हुए कहा कि राज्य में आखिरी 3 चरणों का मतदान एक बार में या 2 दिन में कराए जाए। उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में एक रैली में ममता ने कहा कि आयोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य को तरजीह देनी चाहिए। ममता ने कहा, मैं हाथ जोड़कर निर्वाचन आयोग से अनुरोध करती हूं कि अगले 3 चरणों का मतदान एक दिन में कराएं। अगर एक दिन में नहीं हो सकता तो 2 दिन में करा लें और एक दिन बचा लें। उन्होंने कहा, आप भाजपा के कहने पर अपना फैसला मत लीजिए। कृपया चुनाव का कार्यक्रम कम करके जनता के स्वास्थ्य को बचाइए, भले एक ही दिन बच जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह और उनकी पार्टी का कोई नेता घने इलाकों में कोई रैली नहीं करेंगे। ममता ने इसके साथ ही देश में कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पिछले 6 महीनों में कौन सा निर्णय लिया? क्या उनके पास इसका कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं। अगर केंद्र की ओर से सही समय पर फैसला लिया जाता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। वहीं भाजपा को दंगाइयों और जंग भड़काने वालों की पार्टी बताते हुए ममता ने रैली में उपस्थित लोगों से कहा, भाजपा नेताओं को बंगाल को गुजरात नहीं बनाने दे। इधर मुख्यमंत्री ने सोमवार को मालदा में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना की खराब होती स्थिति को लेकर ना घबराएं, क्योंकि राज्य सरकार इस बीमार के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि राज्य में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। ममता ने कहा कि नाइट कर्फ्यू इसका समाधान नहीं है, हमें सतर्क रहना चाहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने साथ ही भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि राजनीतिक प्रदूषण को पहले रोकने की जरूरत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिए यह निर्देश। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने ऑक्सीजन, प्रवासी मजदूरों और लैब में कोरोना जांच को लेकर भी निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि मुख्य सचिव बिना किसी अधिक देरी के दिशा निर्देश के कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के अनुसार लैब को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होती है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि वो यह सुनिश्चित करें कि लैब तय समय सीमा के अंदर रिपोर्ट दे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो दैनिक मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को उनकी साइट पर खाना मुहैया कराए। कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी आइनॉक्स को दिल्ली सरकार को तुरंत ही 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। इस ऑक्सीजन को दिल्ली के जरूरतमंद अस्पतालों को दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन को उन क्षेत्रों में भेजा जा सके जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लैब समय के अंदर रिपोर्ट नहीं दे रही तो यह अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में रोज आने वाले मामलों की संख्या 25,000 के पार जा चुकी है। देश में 2 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज रोज आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा कई शहरों में हो चुका है। 15 से 20% लोगों को अस्पताल में जगह मिल रही है। यह इशारा करता है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों के बारे में रिपोर्ट देख रहे हैं। कर्फ्यू लगाने के साथ दैनिक मजदूरों को फिर से एक गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार सिविल समाज आगे आया था। वकील मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में हालात खराब हो चुके हैं। घरों से सैंपल अब कलेक्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट करवाने के लिए लैब से बाहर
500 से 700 लोगों की भीड़ जुट रही है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं आप बाहरी दुनिया में नहीं रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयोगशालाएं जानबूझकर कर रही हैं। चिकित्सा प्रणाली के बहुत हिस्से को बढ़ाया गया है क्योंकि क्षमताएं वहां। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में लौटा लॉकडाउन। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह तक सख्त पाबंदियों का ऐलान। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में यह फैसला हुआ है। दिल्ली में सोमवार आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसे ही पाबंदियां होंगी। क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा? एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में सख्ती लागू रहेगी। बेवजह दिल्ली में बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर आ पाएंगे। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे। अस्पताल जाने वाले, मेडिकल स्टोर जाने वाले, वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी। मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेंगी, लेकिन 50% यात्रियों को इजाजत मिलेगी। दिल्ली में बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, साथ ही पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों को खुला रखा जाएगा, लेकिन किसी विजिटर के जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में सभी थिएटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल को बंद करने का फैसला लिया गया है। पिछली बार थिएटर्स को कुछ क्षमता के साथ खोला गया था। जो पहले से तय शादी कार्यक्रम है उन्हें छूट मिलेगी, लेकिन सिर्फ 50 से कम लोग ही बुला सकेंगे और उसके लिए भी ई पास लेना होगा। जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर ही बाहर सफर करने दिया जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सार्वजनिक परिवहन जारी रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी। किसी स्टेडियम में कोई मैच या आयोजन बिना दर्शकों के किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि इस लड़ाई में जनता की मदद जरूरी है। हमने हर चीज जनता के सामने रखी है। दिल्ली में आज सबसे अधिक टेस्ट हो रहे हैं। हर रोज टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने किसी से मौत के आंकड़े भी नहीं छुपाए। दिल्ली में कितने बेड्स, आईसीयू बेड्स और अस्पतालों की क्या हालत है, हमने जनता को बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर रोज 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। दिल्ली में बेड्स की भारी कमी हो रही है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम और ज्यादा मरीज नहीं ले सकता है, इसलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं जाता, सिर्फ स्पीड पर ब्रेक लगता है। ये लॉकडाउन छोटा ही रहेगा। इस दौरान हम दिल्ली में बेड्स की संख्या को बढ़ाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गोगरा हॉट स्प्रिंग डेपसांग पर चीन के कब्जे की खबर पर बोले राहुल गांधी, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। जी हां दोस्तों, गोगरा हॉट स्प्रिंग डेपसांग पर चीन के कब्जे की रिपोर्ट्स को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार की व्यर्थ वार्ताओं से राष्ट्रीय सुरक्षा बड़े खतरे में आ गई है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा है, गोगरा हॉट स्प्रिंग डेपसांग पर चीन का कब्जा डीबी हवाई पट्टी समेत भारत के रणनीतिक हितों के लिए सीधा खतरा है। भारत सरकार की व्यर्थ वार्ताओं से राष्ट्रीय सुरक्षा बड़े खतरे में आ गई है। हमारा देश बेहतर का हकदार है। बता दें, कांग्रेस ने भी रविवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा था कि सरकार बताए कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी को लेकर हुई वार्ताओं का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने मीडिया में आई उन खबरों का हवाला देते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, जिनमें कहा गया है कि चीन ने हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग से सैनिकों को पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पूछा, रक्षा मंत्री के वादे के अनुसार विवादित इलाकों से वापसी के लिए हुई वार्ताओं का भारत के पक्ष में कोई परिणाम क्यों नहीं निकला। चीन के साथ सैन्य वार्ताएं विफल होने और हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता के साथ समझौता होने के बाद चीन से हमारा क्षेत्र वापस हासिल करने के लिए मोदी सरकार के पास क्या योजना है, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, राहुल के बाद चुनाव प्रचार पर ममता का बड़ा ऐलान। रैली को लेकर टीएमसी सांसद ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच हो रहे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी आगे चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर बताया है कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। वह प्रतीकात्मक तौर पर 26 अप्रैल को शहर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सिर्फ एक मीटिंग करेंगी। बाकी सभी जिलों में उन्होंने चुनावी रैलियों का समय घटा दिया है, जो कि अब वह सिर्फ 30 मिनट होगा। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वो चाहती थी कि बचे हुए बाकी सभी फेज के चुनाव एक साथ हो जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ज्यादा फेज में चुनाव हो ताकि वो प्रचार कर सके। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भी रविवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण की वजह से वे बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने बंगाल में अभी सिर्फ 2 रैलियां ही की हैं। उन्होंने 14 अप्रैल को उत्तर दिनाजपुर और
दार्जिलिंग जिले में रैलियां की थी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का फैसला लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता और देश को कितना खतरा है। हालांकि राहुल के ट्वीट के बाद बंगाल बीजेपी के नेता शिशिर बाजोरिया ने तंज कसते हुए सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस पिक्चर में भी थी। राहुल बंगाल में 5वें चरण में आए, कोरोना सच्चाई है, इसलिए हम हर रैली में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर दे रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल की 294 सीटों के लिए 8 चरण में वोटिंग होनी है। अब तक 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है, अब भी 3 चरण की वोटिंग बाकी है। छठे चरण में 43 सीटों के लिए 22 अप्रैल को वोटिंग होगी। उससे पहले ही कोरोना के चलते राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम बोले, गुजरात में कोरोना संबंधी मौतों को लेकर सही सूचना नहीं दी जा रही है, यही है गुजरात मॉडल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को आरोप लगाते हुए यह कहा कि गुजरात में कोरोना संबंधी मौतों के बारे में सही सूचना नहीं दी जा रही है। मीडिया रिपोर्टरों का हवाला देते हुए चिदम्बरम ने कहा, कोविड संबंधी मौतों को लेकर गलत रिपोर्ट पेश किया जा रहा है। इनके पीछे दिल का दौरा पड़ने या क्रॉनिक डायबिटीज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार 17 अप्रैल को गुजरात में कोरोना से संबंधित 78 मौतें होने की बात कही गई थी, जबकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अकेले 7 शहरों में 689 शवों का दाह संस्कार किया गया। चिदम्बरम ने आगे कहा, यही है गुजरात मॉडल। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में रविवार को कोरोना के 2,61,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन में दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,47,88,109 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। शनिवार को भी दर्ज मामलों की संख्या 2,34,692 थी और गुरुवार व शुक्रवार को भी क्रमशः 2,07,39 और 2,17,353 मामले दर्ज किए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी रैलियों पर आप विधायक राघव चड्ढा का बीजेपी नेताओं पर तंज, कही ये बात। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के बेकाबू हालात के बीच आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। चड्ढा वे कहा कि देश में कोरोना का डेली डाटा 2 लाख पार कर चुका है, लेकिन बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव जीतना है, उसे लोगों की जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं है। ट्वीट के जरिए कसा तंज। चुनावी रैलियों को लेकर ट्वीट करते हुए चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी बंगाल चुनाव जीतने के लिए न दूरी न दवाई, बस वोट के लिए ढिलाई ही ढिलाई नारे की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। केंद्र पर हमलावर है आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकारों पर तंज कसते हुए कोरोना डेटा मैनेजमेंट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश की कोरोना स्थिति को सबके सामने रख रही है। दिल्ली का कोरोना बुलेटिन। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है और पिछले 24 घंटे में कुल 25,462 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 161 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अब तक 8,53,460 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और 12,121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 के हालात की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ममता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 की दूसरी लहर को संभाल नहीं पाने के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संक्रमण के मामलों की संख्या रोकने के लिए योजना बनाने में विफल रहे। बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5-6 महीनों में मेडिकल ऑक्सीजन और टीकों की आपूर्ति के संभावित संकट पर ध्यान देने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को दूसरी लहर के लिए योजना बनानी चाहिए थी। बैरकपुर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अपने देश में टीकों की कमी के बावजूद प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए दूसरे देशों को टीकों का निर्यात किया। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना होगा। मौजूदा हालात के लिए वही जिम्मेदार है। उन्होंने 2021 के लिए कोई प्रशासनिक योजना नहीं बनाई और गुजरात के हालात तो देखिए। उन्होंने कहा, भाजपा गुजरात में भी कोविड-19 के हालात को संभाल नहीं पाई और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका लगाने के लिए प्रधानमंत्री से 5.4 करोड़ खुराकों की आपूर्ति का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी तरफ से हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पश्चिम बंगाल कोविड-19 के टीकों की पूरी लागत वहन करेगा। बनर्जी ने कहा, मैं इस मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री को कड़े शब्दों में पत्र लिखूंगी। पूरे देश में ऑक्सीजन तथा एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की कमी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर उन्होंने हमें मंजूरी दी होती तो हम अपने राज्य के हर नागरिक को टीका लगा
चुके हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी, केजरीवाल ने बजाई खतरे की घंटी, केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना केसों के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑक्सीजन को लेकर आपात स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा है कि बढ़ते केसों के बीच दिल्ली में सामान्य से अधिक सप्लाई की जरूरत है, लेकिन इसमें कमी आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली के हिस्से का ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। बढ़ते केसों को देखते हुए दिल्ली में सामान्य से अधिक सप्लाई की जरूरत है, लेकिन सप्लाई बढ़ाने की बजाय हमारी आपूर्ति घटा दी गई है। दिल्ली का कोटा दूसरे राज्यों को डायवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी बन गया है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर ट्वीट किया। सामान्य से कहीं अधिक खपत के कारण दिल्ली के लिए आवंटित ऑक्सीजन की सप्लाई काफी कम पड़ रही है। कुछ अस्पतालों से सूचना मिल रही है कि उनके पास ऑक्सीजन का स्टॉक अब बहुत सीमित समय के लिए बचा है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा तुरंत बढ़ाने की मांग की है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।